કેમ છો? મજામાં? भाई लोग, आज के इस खास एपिसोड में बात करनी है दिल्ली अंडरवर्ल्ड के कुछ कुख्यात गिरोह और उनके सरगनाओं की। बात करनी है आज के यंग छोकरे लोग क्राइम से इतने प्रभावित क्यों होते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बंदूकें लहराते युवा, सोशल मीडिया का स्वैग और खूब सारी दौलत या फिर बेपनाह गरीबी राजधानी में युवाओं को अंडरवर्ल्ड की ओर क्यों खींच रही है। आज बात करनी है न्यू दिल्ली और पुरानी दिल्ली के कुछ ऐसे किस्से कहानियों की जिसने देश की राजधानी को बना दिया अंडरवर्ल्ड का अखाड़ा। प्रतिद्वंदी गिरोह की आपसी अदावत, वर्चस्व और बदले की खूनी जंग की सच्चाई जिससे शायद पूरा हिंदुस्तान अनजान है। लेकिन मामा, वीडियो शुरू हो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने लोग ज़्यादा जुड़ते जाएंगे उतना ही काम करने का और मज़ा आएगा और हम भी आपके लिए ऐसी ही किस्से कहानियाँ लाते रहेंगे। अरे भाऊ, शहर का अंडरवर्ल्ड आपराधिक गतिविधियों के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो पूरे उत्तर भारत में सक्रिय है। कई गैंग एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं और मिलकर काम करते हैं, लेकिन इनके बीच जबरदस्त प्रतिद्वंदिता और खून खराबे की हद तक पहुंचने वाली दुश्मनी भी आम बात है। जो भी हो, कई युवाओं और नाबालिगों को इन गिरोह का ग्लैमर काफ़ी प्रभावित करता है। यह उनके लिए जल्द पैसा कमाने का साधन है और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी बदमाशी दिखाते हैं। चमचमाती कारें, बड़ी बड़ी बंदूकें और कभी कभी मौत की धमकी वाली रील उनके लिए अपनी पूंजी होती है। अरे मामा, यहाँ समस्या यह है कि अंडरवर्ल्ड के इस गैंगलैंड में घुसना तो आसान है लेकिन यहाँ से लौटना मुश्किल। आसिम बाबा गिरोह से एक तरह से बाहर आ चुके सदस्य आरिफ के मुताबिक एक बार जब आप अंडरवर्ल्ड में घुस जाते हैं तो बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता। चलो अब आपको इस दिल्ली एनसीआर के अंडरवर्ल्ड की काली सच्चाई से रूबरू कराते हैं, जहां बड़े बड़े डॉन, माफिया, गैंगस्टर किस तरह से आज के यंग छोकरे लोग को अपने जाल में फंसाते हैं। पुलिस और आम जनता की नज़रों में जहां गैंगस्टर खतरनाक अपराधी है, वहीं युवाओं के एक वर्ग के लिए स्थानीय माफिया रॉबिन हुड जैसी छवि रखता है और उन्हें यह कुख्यात माफिया डॉन ऐसे युग पुरुष लगते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले मसीहा हैं, जो अन्याय के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और अबला, लाचार, बेबस का भला करने में जुटे हैं। कई गैंगस्टर भले ही फटे हाल जीवन जी रहे हो लेकिन अपने आसपास एक लार्जर राइस लाइफ का ऑरा बनाकर रखते हैं। कुछ गैंगस्टरों के सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोवर है तो कुछ ने अपनी छवि सेलिब्रिटी जैसी बना ली है। गैंगस्टरों के नाम की ट्रेंडिंग हैशटैग, उनकी गतिविधियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली रील और फेसबुक फैन पेज पर उनकी वाहवाही युवाओं को आकर्षित करती है। पेशी पर आते वक्त चारों तरफ पुलिस का जमावड़ा, बीच में चलता गैंगस्टर और फिर इसे आकर्षक गीतों के साथ जोड़ दिया जाता है तो तमाम लोगों के ऐसे कल्चर से प्रभावित होने की पूरी गुंजाइश होती है। हमने जब फेसबुक और इंस्टाग्राम को स्कैन किया तो ऐसे वीडियो और रील मिले जिसमें यंग छोकरे लोग बैकग्राउंड में इस तरह के संगीत के साथ खुद को माचो दर्शाने की कोशिश करते हैं। पिछले साल मई में गैंग वॉर में मारे गए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के गाने तो लोकप्रिय है, लेकिन कम चर्चित कलाकारों के गन लेबल और पिस्टल जैसे गाने भी खासे चर्चित रहे। क्या आपको पता है, आज दिल्ली अंडरवर्ल्ड में कई गिरोह काम करते हैं। कई बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जो पूरे भारतवर्ष में मशहूर है और दिन ब दिन इन माफियाओं का गिरोह बढ़ता ही जा रहा है। यह सवाल है कि इतनी सख्त कानून व्यवस्था बावजूद ऐसा क्यों? तो सुनो मामा, दिल्ली अंडरवर्ल्ड में गैंग को मजबूत करने और गैंग के सदस्यों को बढ़ाने के लिए एक पैटर्न काम किया जाता है। दरअसल यहाँ के माफिया गैंगस्टर छोटी छोटी वारदातों के लिए आमतौर पर 12 से 16 वर्ष के लड़कों को ज़्यादा फायदेमंद मानते हैं। इनका मुख्य कारण कानूनी नियम कायदों का फायदा उठाना है, क्योंकि जघन्य अपराध में लिप्त होने पर भी किशोरों को कुछ महीनों के लिए जुवेनाइल होम ही भेजा जाता है। यहाँ बता दूं कि लड़कों को अपने जाल में फंसाने के लिए गिरोह के सदस्य उन्हें शुरू में थोड़े पैसे देते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, कभी कभी उन्हें अपनी कारों में घुमाने भी ले जाते हैं। एक बार लड़के के झांसे में आ जाने के बाद उन्हें ड्रग्स, पैसा और यहाँ तक कि हथियारों को इधर उधर पहुँचाने, उन्हें छिपाने और बेचने की जिम्मेवारी तक दी जाती है। उन्हें ब्रांडेड कपड़े, पैसे देते हैं, नशा कराते, अय्याशी करवाते हैं। इस तरह आज के नौजवान प्रभावित हो जाते हैं। सबसे पहले छोटे मोटे काम करने को कहते हैं, फिर कोई छोटी मोटी वारदात करवाते हैं,
पुलिस से बच गए तो गैंग में शामिल हो जाते हैं, अगर पुलिस के हत्थे चढ़े फिर गैंग में शामिल होने खुद लड़के आते हैं, क्योंकि जेल जाने के बाद लड़कों के पास गैंग में शामिल होने के अलावा कोई काम नहीं रहता। इन लड़कों को लगने लगता है कि वह गैंग का सदस्य बनकर बड़ा आदमी बनेगा, उसका भी सिक्का चलेगा, उससे भी लोग खूब खाएंगे। लेकिन इन नादानों को ये मालूम नहीं होता कि बेटे तू तो एक प्यादा है, काम खत्म फिर तेरा भी किस्सा खत्म, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। आपने देखा होगा दिल्ली की कड़कड़डुम्मा कोर्ट में जब नामी गैंगस्टर छन्नू पहलवान पर गोली चली थी, जिसमें एक पुलिस वाला शहीद हो गया था। इस वारदात को अंजाम देने आए चारों लड़के नाबालिग थे। वहीं सिद्धू मूसेवाला को मारने आए शूटरों में अंकित शेरशाह महज 19 साल का था, फिर भी इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सोशल मीडिया भी युवा लड़कों को अपराध की राह पर चलने को काफी प्रभावित करता है और व्यापक स्तर पर बेरोजगारी भी एक बड़ी वजह है। अब बात करें दिल्ली अंडरवर्ल्ड की राजनीति की, तो कभी जिस अखाड़े में कुश्ती के दांव पे सीखते थे वह जिगरी यार ताजपुर का टिल्लू ताजपुरिया और अलीपुर का जितेंद्र गोगी स्वाभिमान और वर्चस्व के चक्कर में कैसे जिगरी यार से जाने दुश्मन बन बैठे। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में कॉलेज कैंपस की राजनीति से दोनों आमने सामने आए, फिर शुरू हुआ खूनी खेल, एक दूसरे के यार दोस्त रिश्तेदार इस जंग में मारे गए। धीरे धीरे दोनों गिरोह दिल्ली अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने संगठित अपराध की ओर चल पड़े। दरअसल ये दोनों ही दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन बनने की आकांक्षा रखते थे। इसी दौरान दिल्ली की सबसे बड़ी गैंग वॉर में एक नया मोड़ आया। दरअसल दिल्ली में साल 2004 से लेकर 2013 तक गैंगस्टर नीतू दाबोडिया और गैंगस्टर नीरज भवानिया के बीच एक भयानक खूनी जंग हुई, जिसमें सैकड़ों जाने गई। दिल्ली और आउटर दिल्ली में जमीन कब्जा वर्चस्व को लेकर जब ये दोनों गिरोह आपस में टकराया तो पूरी दिल्ली खून के आंसू रोई। और इसी गैंग वॉर के बीच साल 2013 में गैंगस्टर नीतू दाबोडिया दिल्ली एसटीएफ के हाथों एनकाउंटर में ढेर हो गया। दाबोडिया के जाने के बाद दाबोडिया गिरोह की कमान संभाली पारस और प्रदीप ने, लेकिन अब दिल्ली में तख्ता पलट हो चुका था। दिल्ली की गद्दी पर नीरज भवानिया की सल्तनत कायम हो चुकी थी। दिल्ली के जर्रे जर्रे में नीरज भवानिया के आतंक ने तांडव मचा दिया, यानी एक तरह दिल्ली का खलीफा बन चुका था नीरज भवानिया। लेकिन इधर दिल्ली एसटीएफ के रडार पर नीरज भवानिया और उसकी पूरी गैंग आ चुकी थी। लिहाजा साल 2015 में नीरज भवानिया दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा। यहाँ से टिल्लू और गोगी की असली कहानी शुरू होती है। दोनों यंग थे, गर्म खून था, भली भांति जानते थे कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि नीतू दाबोडिया मारा जा चुका था, नीरज भवानिया जेल जा चुका था, दिल्ली की गद्दी खाली थी। अब इस गद्दी को हथियाने की होड़ शुरू हुई। टिल्लू और गोगी दोनों इस तख्त का ताज पहनना चाहते थे। यानी दिल्ली अंडरवर्ल्ड की एक डरावनी दास्तां शुरू हुई। दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी। रिश्तेदार हो या दोस्त, गैंग मेंबर हो या दुश्मन, लाशों के ढेर लग गए। लेकिन दिल्ली अंडरवर्ल्ड के तख्त पर किसी एक की जगह थी, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। गोगी टिल्लू पर भारी पड़ रहा था। बावजूद 2021 में टिल्लू ने जेल में रहते हुए रोहिणी कोर्ट के अंदर गोगी को मरवा दिया। इधर गोगी की मौत के बाद बदला लेने उतारू भारत का सबसे बड़ा सिंडिकेट बिल्ड हुआ। एक और लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट, दूजी और नीरज भवानिया सिंडिकेट। और इसी साल यानी 2 मई 2023 को तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया और बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर कबूला यह जितेंद्र गोगी की मौत का बदला था। आज माहौल यह है कि दिल्ली अंडरवर्ल्ड की राजनीति 90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी खौफनाक हो चुकी है। दिल्ली अंडरवर्ल्ड की जड़ें राजनीति की तरह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड तक फैली है और आपस में जुड़े नेटवर्क के जरिए संचालित होता है। कुछ दोस्ती ऐसी है जो खेल प्रशिक्षण और छात्र राजनीति के दौरान शुरू हुई थी और कुछ गठबंधन जेल में बने ताकि अपने साझे दुश्मन का मुकाबला कर सके। उदाहरण के तौर पर मूसेवाला की हत्या के कथित मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति के दौरान संपत नेहरा, भोला शूटर, गोल्डी बराड़ जैसे छात्रों के संपर्क में आया और आगे चलकर इन लोगों ने अपने यार दोस्तों का एक गिरोह बनाया जो कहलाया लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अब इस पूरे नेक्सस में कपिल सांगवान और नंदू गैंग, गोगी गैंग, काला जट्ठेड़ी, काला राणा, क्रांति गैंग, हासिम बाबा जैसे बड़े बड़े डॉन माफिया और बड़े बड़े गैंग जुड़ चुके हैं और उत्तर भारत का सबसे बड़ा सिंडिकेट बन चुका है।
अरे मामा, दिल्ली अंडरवर्ल्ड में एक पैटर्न है जो बहुत ही खराब है, जिसने कई बेगुनाहों की जानें ली है। और इसी पैटर्न के चलते आज अपराधियों के रिश्तेदार, जान पहचान वाले, परिवार वाले खौफ में जीते हैं कि न जाने कब कहां से कौन गोली मार देगा। दरअसल उत्तर भारत के सिंडिकेट और दिल्ली अंडरवर्ल्ड, खासकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अपराध जगत के अपराधी इसी पैटर्न पर काम करते हैं कि अपने विरोधी गुट या उसके सरगना को कमजोर करने रूल्स ब्रेक कर उसके रिश्तेदार या जान पहचान वाले को टारगेट करो और मौत का घाट उतार दो। और इसी पैटर्न के चलते बड़े बड़े लोग, सिंगर, एक्टर, व्यापारी खौफ में जीतते हैं, क्योंकि दिल्ली अंडरवर्ल्ड में गैंगस्टर लोग सामने वाले का कसूर नहीं देखते। बस विरोधियों के साथ हाय हेलो भी कर लिया और उसे भनक लग गई तो आज नहीं तो कल गोली मार देते हैं। और मामा, यह पैटर्न वाकई में बहुत ही खतरनाक है, जो शक के आधार पर चलता है और शक के आधार पर निर्दोष लोगों को मारा जाता है। तो अपराधियों में भी एक रूल्स होना चाहिए कि दुश्मन चाहे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उसके परिवार या जान पहचान वालों को मारना नहीं चाहिए। हालांकि अब इस पैटर्न को तोड़ना नामुमकिन सा हो चुका है, क्योंकि अब तक तो किसी न किसी गिरोह ने विरोधी गिरोह के निर्दोष लोगों को, परिवार वालों को, रिश्तेदार को मारा ही होगा। फिर अब विरोधी गिरोह भी यही करेगा, यानी दिल्ली अंडरवर्ल्ड की काली सच्चाई में यही वो पैटर्न है जो एक काला धब्बा है। तो मामा, आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।